मुझे लगता है कि इस बार जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बनेगा। ये हमको पूरा मतलब कि अल्लाह पे भरोसा है और लोगों पे यकीन है। बीजेपी वाले यहाँ पे काम कर रहे थे 10 सालों में, इन्होंने हमारे स्टेट को तबाह और बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात जो है हमारा 370 इसको तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया। उसके बाद हमारे लीडरान जो हैं उनको बंद कर दिया गया। हर घर के बाहर यहाँ पे एक सिपाही को खड़ा रख के, क्योंकि उस वक्त कुछ हमारे जम्मू के लोग जो बीजेपी से रिलेटेड थे, उस वक्त उन्होंने बहुत बड़े ढोल नगाड़े बजाए। ठीक, तो आज जम्मू के लोगों को पता चल रहा है कि 370 क्या था, 35A क्या था। भले ही बीजेपी के कुछ लोग जो उनके वेलविशर हैं वो इस चीज का नगाड़ा पीट रहे हैं, वो भी इसलिए उनको भी पता है कि 370 टूटने से, 35A टूटने से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। स्कीम अगर बनाओगे तो स्कीम 2 साल के बाद, 3 साल के बाद खत्म हो सकती है, लेकिन कानून जब बनता है वो कानून जो है वो बनेगा। और उसमें हम जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, अभी डेली वेजर्स हैं, देखिए आप 60,000 डेली वेजर हैं, SPO हैं, VDC हैं, इनको बीजेपी वालों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम चिनाब वैली जरूर जाएंगे और चिनाब वैली में जितने भी प्रत्याशी जमीन पर उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, उन सब लीडरान से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। लेकिन लीडर के साथ शाना बशाना खड़ा रहता है उसका वर्कर, उसका स्पोक्स पर्सन और अन्य वो लोग जो लीडर के साथ चलते हैं। तो आज शुरुआती जो हमने चिनाब वैली के अंदर करनी थी, वो शुरुआत जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहे हैं इलाका अटखार के, और दूसरा एक्स सरपंच सरतेंगल के भी रहे हैं। और अपनी जिंदगी में जब ये सरपंच थे, क्योंकि मैंने इनको देखा है, बहुत ज्यादा काम इन्होंने अपने इलाके के लिए किया। लेकिन आज ना ही सरपंची की कोई बात है ना कुछ और, आज बात है सीधे असेंबली के चुनावों की। और इनका नाम है इरशाद अहमद लावई। इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको स्पोक्स पर्सन बनाया गया है, यानी कि निडर होकर आपने सवालों के जवाब देने हैं। अब आप एक कटघरे में हैं और सवाल करने का अधिकार हमारा, जवाब देने का अधिकार आपका। तो पहला सवाल आपसे हम ये कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो अलायंस इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुआ है, वो आने वाले वक्त में जीत हासिल करवाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए आकिब साहब, सबसे पहले आपके चैनल का, आपके व्यूअर्स का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अलायंस जो है, अलायंस वाकई में मतलब जो है फायदेमंद होगा जम्मू कश्मीर में। और मुझे लगता है कि इस बार जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बनेगा। ये हमको पूरा मतलब कि अल्लाह पे भरोसा है और लोगों पे यकीन है। कितना ज्यादा यकीन है? क्योंकि 10 सालों के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 10 सालों के बाद लोगों के जहन बदल चुके हैं? लोगों ने जो देखा 10 सालों में, क्या कुछ उन पे गुजरी, क्या कुछ रहा, चाहे डेली विजर्स हो, होम गार्ड हो, SPOs हो, यहां तक कि वो लोग जिन्होंने BDS किया है उनके लिए भी कोई पोस्ट नहीं निकली है। क्या आपको लगता है कि चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए आकिब साहब, जहां तक चेंज की बात आप कर रहे हो, ये अंडरस्टूड है कि 10 साल जब यहाँ पे मतलब कि ये बीजेपी वाले यहाँ पे काम कर रहे थे, 10 सालों में इन्होंने हमारे स्टेट को तबाह और बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात जो है हमारा 370 इसको तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया। उसके बाद हमारे लीडरान जो हैं उनको बंद कर दिया गया। हर घर के बाहर यहाँ पे एक सिपाही को खड़ा रख के 370 को तोड़ा गया। रात को ही पता नहीं था, सुबह हम दरवाजे पे निकलते तो यहाँ पे हर दरवाजे पे जो है सिपाही खड़ा था। लोगों को यरगमाल बनाया गया। लेकिन एक चीज जो है उस वक्त मैं बताना चाहता हूं आपको कि उस वक्त कुछ हमारे जम्मू के लोग जो बीजेपी से रिलेटेड थे, उस वक्त उन्होंने बहुत बड़े ढोल नगाड़े बजाए। ठीक, लेकिन वक्तन 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 जैसे वक्त गुजरता गया, तो आज जम्मू के लोगों को पता चल रहा है कि 370 क्या था, 35A क्या था। भले ही बीजेपी के कुछ लोग जो उनके वेलविशर हैं वो इस चीज का नगाड़ा पीट रहे हैं, वो भी इसलिए उनको भी पता है कि 370 टूटने से, 35A टूटने से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन अब पार्टी की मजबूरी है, उनका मंशूर था इसका मतलब कि 370 तोड़ने का, तो वो उस लिहाज से वो चुप रहते हैं। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, आप देखिए
कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 ए टूटने से नुकसान क्या हुआ और फायदा क्या हुआ। उसमें फायदे की तो कोई बात है नहीं, लेकिन नुकसान ही नुकसान हुआ है। नुकसान ये आप देखिए कि सबसे बड़ी बात अगर मैं कोई करूंगा वो बात यह है कि हमारा जो छोटी एक मतलब कि जम्मू कश्मीर जो हमारा एरिया पड़ता है उसमें दरबार मूव होता था। बिल्कुल ठीक है, दरबार मूव में जो है करीबन करीबन 10,000 लोग जो है वो मूव करते थे कश्मीर और कश्मीर से जम्मू। और वो 10,000 लोग जो हैं वो जम्मू शहर में रहते थे और जम्मू के जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, होटल्स हैं, बाकी लोग जो है उन्हीं का काम वहां पे होता था। बिल्कुल, इन्होंने दरबार मूव को खत्म कराया, उससे भी हमारे जम्मू के लोगों को क्या कहते हैं नुकसान हुआ। उसके बाद जो है आप देखिए माइनिंग का जो सिलसिला है वो भी बाहर के लोगों को दिया गया, जमीनें जो है बाहर के लोगों को दी गई, नौकरी जो है बाहर के लोगों को यहां पे मिल रही है। अब जम्मू के लोगों को भी पता चल रहा है कि क्या है क्या क्या नहीं, 370 क्या था और क्या क्या नहीं। तो इसलिए लोगों के दिमाग में जो है इस वक्त सोचना बड़ा ये जरूरी है कि आप देखिए जम्मू कश्मीर ऐसी जो जिसको ताज कहा जाता था, हिंदुस्तान का ताज है, उस ताज को इन्होंने क्या काम किया कि यूनियन टेरिटरी बना दी। ये तो हिस्ट्री में पहली बार है कि यहां पे जो अपना वजीर आजम हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, और उस वजीर आजम के बाद यहां पे मतलब कि आपने यूनियन टेरिटरी यहां पे बना दी। तो इस चीज के लिए आप कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का हिंदू भाई हो, हमारा मुस्लिम भाई हो, सिख हो, अंदर से तो उनको ठेस है। और इस ठेस की वजह से जम्मू कश्मीर में चेंज जो है मुझे पता है इंशाल्लाह इस बार जो है चेंज लोग लाएंगे। मगर इरशाद साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियर विजन था, दे वांट टू एब्रोगेट द आर्टिकल 370। उन्होंने चाहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाए और उन्होंने करके दिखाया। फॉर लास्ट 70 ईयर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एंड पीडीपी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की, और ये नहीं कि आज की और कल नहीं, 70 सालों से की। द टेम्परेरी आर्टिकल को वो परमानेंट नहीं कर पाए। लोगों से जब मुलाकात हम करते हैं, बात करते, तो वो ये कहते हैं कि ये गलती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की और कांग्रेस की। देखिए मेरी बात सुनिए, ये किसी की गलती नहीं है। 370 को अगर कोई प्रोटेक्ट करता था, 35A को कोई प्रोटेक्ट करता था, वो एक ही जमात थी, वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि बाकी जमातें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, जो भी जमातें वहां पे रही, उन्होंने तो जम्मू कश्मीर के साथ मतलब कि वक्तन फवक्तन यहाँ पे किया है। क्योंकि हमारी 98 की बात की जाए तो उस वक्त भी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब यहाँ से 98 असेंबली में पास करके सेंटर में भेजा गया तो हमारे साथ उस वक्त भी खिलवाड़ किया गया। इन्हीं लोगों ने मतलब खिलवाड़ किया है। लेकिन हम बाहर की सियासत ना करते हुए हम जम्मू कश्मीर की सियासत पे आते हैं। हम ये चीज कहते हैं कि भैया आप 370 को मतलब कि तोड़ के 35A को तोड़ के आप बोलते थे कि जम्मू कश्मीर में जो है ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है, ढींग हो रहा है। मैं कहता हूं कि कहां यार, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा इस वक्त है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ जो है वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत बुरी हालत मतलब की हो रही है। बच्चे MCA, BPEd, MPEd डिग्रियां, PhD करके जो है लोग जो है बेकार हैं, बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट आप देखिए इनकी स्टेटों में कहां कहां पेपर्स लीक हो रहे हैं। तो बच्चा जो है, नौजवान यूथ जो है, इनकी इन बातों को कोस रहा है और वो तरन करना चाहता है। वो कहता है कि यार जम्मू कश्मीर में हमको फारूक साहब अच्छे हैं, जो शुरू से क्या कहते हैं उनकी सिर्फ एक सोच थी कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई इंडस्ट्री है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है, उसके अलावा यहां जम्मू कश्मीर में नहीं है। एक टूरिज्म है, एक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है। तो ये हमारा मतलब कि विजन है। हम सोचते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले जो है इस जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट एक एक्ट बनाएंगे, एक्ट जिसको कहा जाता है, स्कीम नहीं। ठीक, हमारे मंशूर में है कि हम जम्मू कश्मीर में जो ही हमारी सरकार आएगी एक कानून बनाएंगे, उसमें होगा एम्प्लॉयमेंट एक्ट जिसको कहा है। एक्ट जो है, एक्ट एक कानून बनता है, वो कानून जो है आपको इंप्लीमेंट करना ही करना है। स्कीम अगर बनाओगे तो स्कीम 2 साल के बाद, 3 साल के बाद खत्म हो सकती है, लेकिन कानून जब बनता है वो कानून जो है वो बनेगा। और उसमें हम जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, अभी डेली वेजर्स हैं, देखिए आप 60,000 डेली वेजर हैं, SPO हैं, VDC हैं, इनको बीजेपी वालों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। लेकिन इरशाद साहब, एज रिलैक्सेशन फैक्टर भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई एक्ट बना रहे हैं, 28 साल की एज में SI आप दे सकते, 29 साल के अगर आप हो गए तो नहीं दे सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 35 सालों तक इस
एज रिलैक्सेशन को लिया जाए और ये कहा जाए कि चलिए 35 ईयर्स तक आपके पास टाइम है एसआई में भर्ती होने के लिए, एसपीओ में भर्ती, कांस्टेबल होने के लिए, आर्मी में जाने के लिए। बच्चे तड़प रहे हैं कि 28 साल हो गए हमें, हम 28 साल के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो ओवरेज हो गए। क्यों? क्योंकि ये नहीं है, सरकार के पास नौकरी नहीं है। तो क्या आपके इस एक्ट में ये स्कीम भी होगी कि एज रिलैक्सेशन पॉलिसी जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, उनकी फ्यूचर के लिए जरूरी होगी? देखिए, जम्मू कश्मीर में फारूक साहब और उमर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम के अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई नहीं समझ सकता है। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो एज रिलैक्सेशन की, मुझे लगता है कि इस पे फारूक साहब सोचेंगे, करेंगे। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट को मतलब कि खत्म करेगा, वो सिर्फ हमारी जमात है और वो डॉक्टर साहब हैं और उमर साहब हैं। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो हमारी सरकार आने के बाद हम कैसे इस चीज को कंट्रोल करते हैं। इरशाद साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो वादा आप कर रहे हो तो उसके बाद बच्चे ये गाना गाएंगे, क्या हुआ तेरा वादा ये सितम ये रहा? देखिए मेरी बात सुने, हम जम्मू कश्मीर की एक रीजनल पार्टी है। ठीक। जो दर्द हमको जम्मू कश्मीर के बच्चों का होगा वो बाहर के बीजेपी वालों को नहीं होगा, बिल्कुल। और किसी को नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर की अपनी रीजनल जमात है, हम बाहर के नहीं हैं, हम इसी जम्मू कश्मीर के हैं। जो दर्द हमको होगी वो किसी और को नहीं हो सकती है। आप कंपेन भी कर रहे हैं और आपने एक बड़ा खूबसूरत सा एक लोगो अपने दिल पे लगाया है। मैं तो यही कहूँगा, शर्ट पे नहीं है, ये दिल की तरफ है। और शेख महबूब इकबाल जो एमएलए के कैंडिडेट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खड़े हुए हैं भद्रवाह से, क्या भद्रवाह के लोगों के लिए क्या कुछ मैनिफेस्टो तो बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन शेख साहब का अपना एक जहन होगा कि आने वाले वक्त में अगर वो जीतते हैं भद्रवाह के लोगों के लिए वो क्या करेंगे? देखिए आकिब साहब, महबूब साहब को आप बखूबी जानते हो, बिल्कुल। ठीक है। एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, एक पढ़े लिखे मतलब कि एक शख्सियत है हमारे पास। बिल्कुल। आप कंपैरिजन करो ना, आप मतलब देखो ना, आप जो लोग इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं उनके अगेंस्ट जो खड़े हुए हैं, आप कंपैरिजन करो। सवाल ये नहीं है, सवाल पढ़े लिखे का है। मैं कहता हूं कि मैं अनपढ़ एक आदमी हूं, ठीक है, मैं कोई जानता नहीं हूं, तो लोग क्यों मेरे पे ट्रस्ट करें, क्यों करें? ठीक है। तो पढ़ा लिखा एक इंसान है, उसका एक विजन होता है, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसको पता है, महबूब साहब को पता है कि भद्रवाह के लिए मैंने क्या करना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात जो हमने की, जम्मू कश्मीर के, मैं चाहता था कि आप हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आए, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है, अगर मैं मानूं तो सबसे बड़ी जो बेरोजगारी है वो हमारे भद्रवाह में है। आप ये भी शुरू से मतलब कि हम देखते आए हैं कि भद्रवाह के लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे एजुकेशन जो है फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग करके बच्चे जो हैं, उसके बाद जनाब यहाँ पे यूनिवर्सिटियों से निकले बच्चे हैं, कॉलेज से निकले बच्चे हैं, ट्रेनिंग कर करके बच्चे हैं, तो कहाँ है नौकरी? मैं यहाँ पे एक ही चीज, भद्रवाह, भलेसा, कैलाड़, चुराला, जितने भी हमारे लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि एक बार पढ़ा लिखा आप एक एमएलए बनाइए यार, पढ़ा लिखा एमएलए बनाइए, जिसको पता है सेक्रेटरीट की सीढ़ियां, जिसको पता है कानून कैसे मतलब कि बनते हैं, जिसको पता है कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होती है किसी स्कीम की, किसी एक्ट की, या किसी और किसी मतलब की चीज की है। एक बार दे दो यार, एक बार देखो। हिंदू मुस्लिम वो मैटर नहीं करता है, आप पढ़ा लिखा देखियो यार। आप देखिए, जब आप में और मुझ में कोई लड़ाई हो जाती है, दो आदमी की लड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम कोर्ट में जाते हैं। ठीक। जब हम कोर्ट में जाते हैं, हम वहां पे देखते हैं कि वहां देखते हैं हम कि ये हिंदू वकील है या मुस्लिम वकील है, वहां पे हम ये चीज नहीं देखते हैं। हम देखते हैं यार काबिल वकील कौन है, काबिल वकील। जो काबिल होगा, एक मुस्लिम भी एक हिंदू काबिल वकील को हायर करता है, एक हिंदू भी जो है वो एक मुस्लिम वकील को जो है वो हायर करता है। जब वहां पे हम ये चीज नहीं सोचते हैं हिंदू मुस्लिम, फिर तो ये चीज सोचेंगे मुस्लिम मुस्लिम वकील मतलब की करेगा, हिंदू हिंदू वकील करेगा। नहीं, हम ये चीज सोचते हैं कि एक काबिल वकील जो है वो हम करते हैं, उसको हायर करते हैं, ताकि वो हमारे केस की जो है पैरवी कर सके, ठीक है, हमारा केस जीते। तो सेम एग्जैक्टली वही जो है, आपने एक वकील जो है अपना असेंबली में भेजना है, और आपको यह फैसला करना है कि आपने एक अनपढ़ आदमी को वहां पे भेजना है या आपने एक पढ़े लिखे आदमी को भेजना है। देखिए, हमारा यूथ जो है, हमारा यूथ परेशान है। हमारे जो मिडिल क्लास का तबका जो हमारा है, यानी जिसमें मैं भी आता हूं, ठीक है, जिसको घर चलाना पड़ता है।
आज ऐसी हालत हुई है जनाब आकिब साहब, आपको हम कहना चाहते हैं, ऐसी हालत हुई है कि इंसान जब घर से बाहर निकलता है ना, पीछे से उसको व्हाट्सएप पे फोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आज दाल खत्म हो गई, आज तेल खत्म हो गया, आज आटा खत्म हो गया, आज सब्जी लाना, आज फलानी चीज लाना। तो उस आदमी को जनाब वो कमनी जिसको बोलते हैं, कशर पर बोलते हैं, थथराई लगती है उसको कि यार आज भदरवा में है। आप ये भी शुरू से मतलब कि हम देखते आए हैं कि भदरवा के लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे एजुकेशन जो है फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग करके बच्चे जो हैं, उसके बाद जनाब यहाँ पे यूनिवर्सिटियों से निकले बच्चे हैं, कॉलेज से निकले बच्चे हैं, ट्रेनिंग कर करके बच्चे हैं, तो कहाँ है नौकरी? मैं यहाँ पे एक ही चीज, भदरवा, भलेसा, कैलाड़, चुराला, जितने भी हमारे लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि एक बार पढ़ा लिखा आप एक एमएलए बनाइए यार, पढ़ा लिखा एमएलए बनाइए, जिसको पता है सेक्रेटरीट की सीढ़ियां, जिसको पता है कानून कैसे मतलब कि बनते हैं, जिसको पता है कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होती है किसी स्कीम की, किसी एक्ट की या किसी और किसी मतलब की चीज की है। एक बार दे दो यार, एक बार देखो, हिंदू मुस्लिम वो मैटर नहीं करता है, आप पढ़ा लिखा देखियो यार। आप देखिए, जब आप में और मुझ में कोई लड़ाई हो जाती है, दो आदमी की लड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम कोर्ट में जाते हैं। ठीक, जब हम कोर्ट में जाते हैं, हम वहां पे देखते हैं कि वहां देखते हैं हम कि ये हिंदू वकील है या मुस्लिम वकील है, वहां पे हम ये चीज नहीं देखते हैं। हम देखते हैं यार काबिल वकील कौन है, काबिल वकील। जो काबिल होगा, एक मुस्लिम भी एक हिंदू काबिल वकील को हायर करता है, एक हिंदू भी जो है वो एक मुस्लिम वकील को जो है वो हायर करता है। जब वहां पे हम ये चीज नहीं सोचते हैं हिंदू मुस्लिम, फिर तो ये चीज सोचेंगे मुस्लिम मुस्लिम वकील मतलब की करेगा, हिंदू हिंदू वकील करेगा। नहीं, हम ये चीज सोचते हैं कि एक काबिल वकील जो है वो हम करते हैं, उसको हायर करते हैं, ताकि वो हमारे केस की जो है पैरवी कर सके, ठीक है, हमारा केस जीते। तो सेम एग्जैक्टली वही जो है, आपने एक वकील जो है अपना असेंबली में भेजना है, और आपको यह फैसला करना है कि आपने एक अनपढ़ आदमी को वहां पे भेजना है या आपने एक पढ़े लिखे आदमी को भेजना है। देखिए, हमारा यूथ जो है, हमारा यूथ परेशान है। हमारे जो मिडिल क्लास का तबका जो हमारा है, मेरी जिसमें मैं भी आता हूं, ठीक है, जिसको घर चलाना पड़ता है, आज ऐसी हालत हुई है जनाब आकिब साहब, आपको हम कहना चाहते हैं, ऐसी हालत हुई है कि इंसान जब घर से बाहर निकलता है ना, पीछे से उसको व्हाट्सएप पे फोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आज दाल खत्म हो गई, आज तेल खत्म हो गया, आज आटा खत्म हो गया, आज सब्जी लाना, आज फलानी चीज लाना। तो उस आदमी को जनाब वो कमनी जिसको बोलते हैं, कशर पर बोलते हैं, थथराई लगती है उसको कि यार आज तेल जो है, तेल इतना महंगा है, दालें इतनी महंगी हैं, हर चीज जो है, हर मतलब कि मिडिल क्लास क्या अमीर आदमी के मतलब कि उसकी ग्रिप से भी मतलब कि बाहर वो चीजें चली गई हैं महंगाई से। महंगाई इतनी है कि जनाब एक आदमी का घर चलाना जो है बहुत मुश्किल है। इन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने क्या किया? मैं भद्रवा की बीजेपी से कहना चाहता हूं, भद्रवा की बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया भद्रवा में। आप जनाब यहां पे जब से आप बने हो तब से आप टंडल 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 मतलब कि आप मतलब कि बोल रहे हो, कहां है टंडल? आप गंडोला 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 बोल रहे हो, कहां है गंडोला? आपके नितिन गडकरी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में मतलब कि बोलते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा काम किया, 1 साल पहले वो डोडा में आए, उन्होंने कहा था कि भारतमाला में जी ये रोडें हैं, कहां है वो? ये लॉलीपॉप जो है, ये लॉलीपॉप देना बंद करो, लोगों को अब पता चल गया है। और मेरी अपील है भद्रवा के लोगों से, भलेस के लोगों से, कैलाड़ के लोगों से, चुराला के लोगों से, यार ये छोड़ो रीजनलिज्म वगैरह वगैरह, ये आगे पीछे हिंदू मुस्लिम, यार ये मैटर नहीं करता है। आप डेवलपमेंट देखो यार, डेवलपमेंट आप देखो कि भद्रवा की डेवलपमेंट होनी चाहिए, भलेस की डेवलपमेंट होनी चाहिए, चुराला की डेवलपमेंट होनी चाहिए, कैलाड़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए, हर इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको सिर्फ यहां पे एक पढ़ा लिखा आदमी जो है, जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे जो है शेख महबूब इकबाल साहब लड़ रहे हैं, आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। आप देखिए कैसे भद्रवा की जो है डेवलपमेंट होगी, कैसे भद्रवा के यूथ को वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है उनको रोजगार देने में कामयाब होंगे। ये हमारा दिल कहता है, हमारा वादा कहता है। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ 24 घंटे होते हैं, हमको पता है उनका विजन क्या है। एज डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने भद्रवा के लोगों के काम किए हैं। उस वक्त भी कुछ सियासतदानों ने 11 महीने के बाद उनको मतलब कि ट्रांसफर कर दिया यहां पे, उसके बाद यहां से उसको हटाया गया।
ठीक, फिर वो जब कमिश्नर रहे, कमिश्नर रहने के बाद भी पीएचई में जब कमिश्नर रहे तो भद्रवा में काम हुए, भलेस में काम हुए, चुराला में काम हुए। चुराला में तो लोग उनको जल देवता कहते थे, जहां पे कभी भी पानी किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया, वहां पे शेख महबूब इकबाल साहब ने पहुंचाया, लिफ्टें लगाई, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद जब कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट बने तो मुझे याद है कि ये जो हमारी पंचायत जिसमें आप इस वक्त खड़े हो, ये एक पंचायत थी, बुटला सरतेंगली एक पंचायत थी, थनाला शरीकी कटियाला ये एक पंचायत थी, सोंगली पनेजा नाल्ठी बस्ती एक पंचायत, 3 पंचायतें थी यहाँ पे। आज हमारी 7 पंचायतें यहाँ पे हैं जनाब, 4 पंचायतें यहाँ पे मतलब बढ़ गई। तो उसका फायदा किसको हुआ? हम लोगों को हुआ। ऑल ओवर जितनी भी पंचायतें यहाँ पे बढ़ी वो शेख महबूब इकबाल साहब ने उस वक्त में ये बढ़ाई। और हम ये चीज नहीं, मैं बार बार फिर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और कहता हूं कि यार एक बार यार आजमाओ, जरा आप देखो कि क्या करते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि बस एक मौका मिल जाए, दैट्स इट, एक मौका मिल जाए। और इंशाल्लाह ताला इस बार जो है लोग जो हैं लोगों ने माइंड बना लिया है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हजूम है इस वक्त, ठीक है। और ये इलेक्शन है, ठीक है, तो इलेक्शन में अब हमने मेहनत करनी है, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं भी पुराना पापी हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी कहता हूं कि वेव जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने मेहनत की है 2014 से, मतलब यहां पे भद्रवा में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, बर्फ में, मतलब कि आप महबूब इकबाल साहब के घर में जाएं, वहां पे जो बुखारी होती है ना, बुखारी जिसको बोलते हैं, वहां पे देखिए वो बुखारी कितनी है और हाल कितना बड़ा है। जहां पे वो लोग वहां लोगों के साथ वहां पे मिलते थे, बैठते थे, दुख में, दर्द में, बाकी चीजें जो है। यहां पे कोई और लीडर नहीं था, कोई भी। ये जो बीजेपी के लीडर हैं, ये कहां कहां देखे आपने? ये जा रहे हैं आज, मतलब कि इलेक्शन टाइम में ये लोगों के पास जा रहे हैं, जहां मतलब कोई नहीं जा सकता था, वहां हम पहुंचे हैं, हम लोगों के दुख दर्द में पहुंचे हैं। हमको पता है कि भद्रवा की और भलेसा की या चुराला या बाला की लोग जो हैं किस मतलब की हालत में हैं। और इस बार जो है, इस बार बदलाव आएगा, इस बार बदलाव आएगा। थोड़ी सी खामोशी है, ये इलेक्शन है, ठीक है, तो इलेक्शन में अब हमने मेहनत करनी है, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं भी पुराना पापी हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी कहता हूं कि वेव जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने मेहनत की है 2014 से, मतलब यहां पे भद्रवा में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, बर्फ में, मतलब कि आप महबूब इकबाल साहब के घर में जाएं, वहां पे जो बुखारी होती है ना, बुखारी जिसको बोलते हैं, वहां पे देखिए वो बुखारी कितनी है और हाल कितना बड़ा है। जहां पे वो लोग वहां लोगों के साथ वहां पे मिलते थे, बैठते थे, दुख में, दर्द में, बाकी चीजें जो है। यहां पे कोई और लीडर नहीं था, कोई भी। ये जो बीजेपी के लीडर हैं, ये कहां कहां देखे आपने? ये जा रहे हैं आज, मतलब कि इलेक्शन टाइम में ये लोगों के पास जा रहे हैं, जहां मतलब कोई नहीं जा सकता था, वहां हम पहुंचे हैं, हम लोगों के दुख दर्द में पहुंचे हैं। हमको पता है कि भद्रवा की और भलेसा की या चुराला या बाला की लोग जो हैं किस मतलब की हालत में हैं। और इस बार जो है, इस बार बदलाव आएगा, इस बार बदलाव आएगा। थोड़ी सी खामोशी है, एक शेर में अर्ज करना चाहता हूं कि थोड़ी सी खामोशी है, अब शोर आएगा। थोड़ी सी खामोशी है, अब शोर आएगा। कल तक तुम्हारा वक्त था, अब हमारा दौर आएगा। ये मतलब कि हमको मतलब कि पूरा पता है। और हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इस बार भद्रवा, भलेसा, चुराला के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मतलब कि बहुत जल्द 4 तारीख को आप मतलब कि खुद देखेंगे कि भद्रवा की सीट जो है वो हमारे झोली में होगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इरशाद अहमद लावे थे। इनके ख्याल, इनके विचार आपने सुने। लेकिन दूसरी तरफ से मरहूम नियाज शरीफ के बेटे भी मैदान में उतरे हैं। भलेस से नियाज शरीफ खुद भलेस से ताल्लुक रखते थे, भद्रवा की खातिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। देखना यह है कि 10 सालों की मेहनत शेख महबूब इकबाल की रंग लाती है या नहीं। और एक शेर इन्होंने अर्ज किया, तो एक शेर मैं अर्ज करता हूं कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। 4 तारीख का वक्फा खत्म होने को है और 4 अक्टूबर 2024 को यह मालूम होगा कि सहरा किसके सर पे सजा है, किसके घर के बाहर जश्न हो रहा है और कौन खाली हाथ घर लौट रहा है। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, साकिब आफ्ताब के साथ, भद्रवा से।